हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने थियरी पार्ट में पढ़ लिया है वह है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड ओम्स लॉ। अब जो है आज से हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट किस टाइप के फॉर्मूले जो है यूज हो सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था पूरे सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड ओम्स लॉ में क्या क्या पढ़ा है थियरी पार्ट में। तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन से स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने, फिर इलेक्ट्रिक करंट को समझा था। इलेक्ट्रिक करंट में जनरली एक ही फॉर्मूला आया था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू एनी एम्पियर। देन स्टूडेंट फिर रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, थर्मल स्पीड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया था ए इज इक्वल टू वीडी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। क्लियर, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में जो रिलेशन है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये भी फॉर्मूला यहां न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है। फिर करंट डेंसिटी समझी थी, और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन J इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये भी पढ़ा था स्टूडेंट। इसके आगे जो हम लोगों ने देखा था वो था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वी बाई आई। ओम्स लॉ वो भी यही है, R इज इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर ओम्स लॉ का प्रूफ देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो फार्मूला जो निकल कर आया था कैपिटल R इज इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू कैपिटल ए। फिर इसके बाद स्टूडेंट जो और हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें जो है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस था। टेम्परेचर में डिपेंडेंसी दिखाई थी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की कंडक्टर के केस में एंड सेमीकंडक्टर के केस में, और एक जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, और कार्बन रेजिस्टर्स थे और कलर कोडिंग सीखी थी। तो ये तो था पूरा अब तक का जो डिस्कस सिलेबस। अब आज से हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो अपना फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. What is the total resistance of the combination? And second इसी का पार्ट है, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. तो स्टूडेंट यहां पर इसका सोल्यूशन देखना है भाई। तो सबसे पहले जो नंबर फर्स्ट में दिया है ए पार्ट में, तो सिंपल सी बात है 3 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं 1, 2 एंड 3। R1 जो है हमारा 1 ओम है, R2 जो है हमारा 2 ओम है एंड R3 जो है हमारा वो 3 ओम है, और ये ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सिंपल है स्टूडेंट, वो कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला होता था। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं उनका सम ही टोटल कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। तो भाई यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 ये बन गया 6 ओम। क्लियर स्टूडेंट। नंबर बी पार्ट में बोल रहा है कि अब इसी कॉम्बिनेशन में हमें 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा देनी है। 12 वोल्ट की एक बैटरी अप्लाई करेंगे और बताना है कि R1, R2, R3 जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। ठीक है, तो भाई एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर 12 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। 12 वोल्ट की एक बैटरी यहां पर हमने कनेक्ट कर दी है। 12 वोल्ट
अब स्टूडेंट यहां से 12 वोल्ट की बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी आई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट होता है वही ईच रजिस्टर का इलेक्ट्रिक करंट होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने देखा इन सीरीज इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रजिस्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रजिस्टर is the same, electric current in circuit, electric current in circuit। तो इट मीन्स स्टूडेंट यहां जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है भाई, टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो बना हमारा वो कैपिटल R इज इक्वल टू 6 ओम, देन I इज इक्वल टू V बाई कैपिटल R, देन V है हमारा 12 वोल्ट, R है 6, देन 2 एम्पियर का जो इलेक्ट्रिक करंट है स्टूडेंट वो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहा है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम, वो होगा V1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी वो 2 एम्पियर की है एंड जो रेजिस्टेंस है वो 1, देन 2 वोल्ट जो है 1 ओम के क्रॉस, इसी तरीके पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस 2 ओम रजिस्टर, V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 I इंटू R, देन ये हुआ 4 वोल्ट। अगेन स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, V3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, देन ये हो गया 6 वोल्ट। स्टूडेंट एक बात और है कि टोटल जो पोटेंशियल है इस सर्किट में जो अप्लाई किया गया वो 12 वोल्ट है, यहां 2 वोल्ट, यहां 4 वोल्ट, यहां 6 वोल्ट, 6 4 10 2 12। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप है वो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट सर्किट में अप्लाई किया गया। तो देन यहां पर 6 4 2 12, इट मीन्स आप ऐसे करेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in parallel. What is the total resistance of the combination? And इसका second part भी है, if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery. Clear? तो स्टूडेंट यहां जो बात हो रही है भाई अपनी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। देन सेकेंड ए में अगर स्टूडेंट देखते हैं तो 2 ओम 4 ओम 5 ओम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट इंड रजिस्टर के एक साथ, सेकंड इंड रजिस्टर के एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं। तो भाई अपना फर्स्ट रजिस्टर 2 ओम, सेकेंड रजिस्टर 4 ओम एंड थर्ड रजिस्टर 5 ओम, ये पैरेलल में कनेक्टेड है और इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन का वो हमको फाइंड आउट करना है। 2 ओम 4 ओम 5 ओम। स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला है 1 बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये यहां पर हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 20, 10 प्लस 5 प्लस 4। देन स्टूडेंट 1 बाई कैपिटल R की वैल्यू आ रही 19 बाई 20, देन जो R की वैल्यू है यहां 20 बाई 19 ओम।
तो भाई 20/19 ओम जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेस्ट करते हैं तो उसका ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकल कर आता है। अब स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट बी देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट बी समझ लेते हैं भाई। तो सेकेंड पार्ट बी में क्या है, कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, तो भाई 20 वोल्ट की बैटरी से इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर देना है हमको। 20 वोल्ट की बैटरी से इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर देना है और देखना है कि ईच रजिस्टर में जो करंट ड्रॉ हो रही है उसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीनों रेजिस्टेंसेस में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट में अप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वली तो होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्रॉस ईच रजिस्टर। तो सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each register is same। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों रजिस्टर्स में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा और वो कितना होगा 20 वोल्ट के इक्वल होगा। अब हमें क्या है भाई यहां पर भी 20 वोल्ट, यहां पर भी 20 वोल्ट और यहां पर भी 20 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमें अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है I1 और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है I2, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है I3, देन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट इन 2 ohm resistor I1 is equal to 20 divided by 2 is equal to 10 ampere। इलेक्ट्रिक करंट इन 4 ohm resistor I2 is equal to 20 divided by 4, it means 5 ampere। इलेक्ट्रिक करंट इन 5 ohm रजिस्टर I3 इज इक्वल टू हो गया भाई 20 डिवाइड बाई 5, इट मींस 4 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या होता है, सेम होता है। और इस तरीके कनेक्शन में यहां 20 वोल्ट जो इलेक्ट्रिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस भी अप्लाइड है। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohm। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius। तो स्टूडेंट यहां एक नया टर्म अपने पास है, वो नया टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। क्लियर? तो स्टूडेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, एकदम सिंपल सी चीज है यार। टेम्परेचर के साथ हमने बताया था कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो 1 ओम, कितना? 1 ओम, और उसके टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 ओम के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो जितना उस रजिस्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो अब भाई यहां पर हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो हमारा 100 ओम है एंड कोई पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है उसको लेट कर देते हैं T डिग्री सेल्सियस। उसमें जो रेजिस्टेंस है वो 117 ओम है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर वो भाई अल्फा से डिनोट होता है और उसके बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं जानते बट जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो अल्फा क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जान ही लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वो कितना हुआ? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर वो दिख रहा है T डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए T माइनस 27। बिकॉज स्टूडेंट रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हुआ है तो हम जान जाएंगे जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो ज्यादा है और इनिशियल टेम्परेचर कम। क्लियर? दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है फिर। और अब इतनी क्वांटिटी अपने पास है तो स्टूडेंट R27 डिग्री सेल्सियस में कंडक्टर था। अब इसमें जो है हमने टेम्परेचर जो चेंज किया है वो T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस चेंज किया है। तो इसके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? RT माइनस R27, RT माइनस R27। क्लियर? तो इसके 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए R27 मतलब 27 डिग्री सेल्सियस में 1 ओम के लिए तो हम यहां पर 1 केवल रखेंगे, बाकी सब डिवीजन में ले जाएंगे। 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ? तो वो बनेगा RT माइनस R27 डिवाइड बाई R27 इंटू T माइनस 27। स्टूडेंट देखिए 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर जो चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हुआ है वही अल्फा है, तो यही क्वांटिटी हमारी अल्फा है। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। यहां पे आप यूनिट भी अगर चेक करें ओम डिवाइड बाई ओम कैंसिल हो गया, पर डिग्री सेल्सियस यूनिट भी आ रही, फॉर्मूला अपना सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर अल्फा इज इक्वल टू जो फाइंड आउट हुआ अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R27 डिवाइड बाई R27 T माइनस 27। क्लियर? तो भाई टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या है? तो T माइनस 27 इज इक्वल टू RT माइनस R27 डिवाइड बाई R27। वैल्यू पुट करते हैं सबकी। T माइनस 27 इज इक्वल टू RT है हमारा 117, R27 है 100, R27 100 एंड जो अल्फा की वैल्यू यहां पर अब इधर से लाई गई थी वो अल्फा की वैल्यू यहां पर मिल रही 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको सॉल्व करने पर स्टूडेंट ये मिल रहा है 1000, देन T इज इक्वल टू है 1027 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो भाई 100 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को 117 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तक लाने के लिए हमें जो टेम्परेचर राइज करना पड़ा वो 27 से 1027 डिग्री सेल्सियस करना पड़ा। इट मींस 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल
A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो भाई यहां पर अपने पास एक जो कंडक्टर है उसका लेंथ गिवन है 15 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी R इज इक्वल टू 5 ओम। इसका रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट? तो भाई रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है यहां पर? फॉर्मूला है वही फॉर्मूला जो रो इज इक्वल टू ई बाई जे से फाइंड आउट किया था। ई वी बाई एल था, जे आई बाई ए था, वी बाई आई को हमने आर पुट किया एंड ये हुआ ए बाई एल। क्लियर? देन आर इज इक्वल टू क्या मिला? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। बट यहां स्टूडेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है? रो ही फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। क्लियर? तो वैल्यू जो गिवन है पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू 5 ओम, ए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एंड जो कैपिटल स्मॉल एल है लेंथ, तो वो लेंथ है हमारी 15 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। रो हमारा मिला 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। स्टूडेंट इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर हो गई यूनिट। तो क्लियर है? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। ये जो है हमारा आंसर आया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम इंटू मीटर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which of the following quantities is constant along the conductor? current density, drift speed. तो भाई एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मीनिंग क्या हुआ कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो भाई करंट तो कांस्टेंट बता रहा है ना। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। तो सोल्यूशन में देखते हैं भाई। आई स्टडी करंट है तो आई तो कांस्टेंट है। क्लियर? सेकेंड करंट डेंसिटी, तो जे जो है करंट डेंसिटी, जे जो है करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू होता है भाई आई बाई ए। तो आई कांस्टेंट होगी, ए वेरी कर रहा है तो जे वेरी करेगा। तो ये कांस्टेंट नहीं होने वाला है, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में वीडी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है भाई, सिंस हमें पता है भाई आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी, देन वीडी की जो वैल्यू निकली आई बाई एन ई ए। अब यहां पे आई कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। तो भाई ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो वीडी भी तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इट्स मीनिंग इज दैट कि केवल करंट कांस्टेंट होगी, ए डज नॉट कांस्टेंट। देन अगर ए वेरी कर रहा है तो फिर जे एंड वीडी की वैल्यू स्टूडेंट वेरी करेंगी। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? इफ नॉट, गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट यहां पर कह रहा है कि क्या सारे कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है? बिल्कुल भी नहीं आता। ओम्स लॉ केवल उन कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। इट मींस जिनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है वो लीनियर हो, और जिन कंडक्टर्स लाइक सेमी कंडक्टर्स हैं जैसे, तो इनके लिए जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता है। इट मींस ये डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है।
तो या एक तरीके से ये भी समझ लें कि भाई जो ओमिक सर्किट है उन पे ओम्स लॉ लागू होता है, उनको फॉलो करता है, जो अनओमिक सर्किट है उन पे ये नॉन ओमिक जो है उन पे ये फॉलो नहीं होता है। क्लियर। अब भाई इसने कहा है कि सब में लागू होता है तो नो, ओनली फॉर दोज ऑफ विच ग्राफ VI ग्राफ इज लीनियर। अब बोल रहा है कि अगर सब में लागू नहीं होता तो फिर बताइए, तो उन डिवाइसेस के नाम है कि जहां पर ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो वो डिवाइसेस जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, डायोड हो गया, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, एटसेट्रा। कई ऐसी डिवाइसेस हैं, तो ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर ए में हमें चेक करना है कि भाई क्या इसका जो है करेक्ट अल्टरनेटिव होगा। कह रहा है एलॉय ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अब देखिए एलॉय क्या होता है, कई मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, कई मेटल्स को मिला करके कई मेटल के कंपोजिशन से जो है एलॉय बनते हैं। अब वो कह रहा है कि उस एलॉय में जो जो मेटल पड़ी है उनके कंपैरिजन में एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, तो भाई एलॉय का रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। नेक्स्ट है एलॉय यूजुअली हैव मच लोअर हायर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। तो यहां भाई एलॉय जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स कम रखते हैं। द रेजिस्टिविटी, नंबर सी, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीज इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट ये जो है नियरली इंडिपेंडेंट होती है, नियरली इंडिपेंडेंट होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 4, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मेटल, अ फैक्टर ऑफ द ऑर्डर। तो यहां पर आपको स्टूडेंट 10 टू द पावर 22 जो है सही रखना है, 10 टू द पावर 22। तो ये क्वेश्चन केवल आपको इसमें करेक्ट जो है आंसर टिक करने थे। तो बच्चों अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, गिवन इन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंसेस कैपिटल आर, how will you combine them to get number first maximum, number second minimum effective resistance? What is the ratio of maximum to minimum resistance? तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए, इक्वल रेजिस्टेंस के अगर n रजिस्टर्स सीरीज में कंबाइन किए जाते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो n टाइम्स हो जाता है उस रजिस्टर का। सिंगल रजिस्टर का मान लीजिए इक्वल रेजिस्टेंस R के n रजिस्टर्स हैं, अगर हम उनको सीरीज में कंबाइन करेंगे तो फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डाट 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 Rn ये n टाइम्स जाएगा, R को n बार ऐड करेंगे तो nr आएगा। क्लियर। तो भाई अगर n रजिस्टर सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr आएगा, और अगर n रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ये करेंगे तो n/r आएगा, फिर इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो r/n आएगा। तो इट मींस
इन इक्वल रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर R बाई एन आएगा पैरेलल के लिए। अब स्टूडेंट ये कह रहा है मैक्सिमम कब मिलेगा, तो सीरीज में कनेक्ट करके, मिनिमम कब मिलेगा, पैरेलल में कनेक्ट करके। और इनका रेशियो बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, और रेशियो में मैक्सिमम डिवाइड बाई मिनिमम करना है। तो सॉल्यूशन में भाई सिंपल सी बात है, नंबर फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, we shall connect all resistance in series। तो R मैक्सिमम जो हमारा आएगा वो N इंटू कैपिटल R है। बट फॉर मिनिमम, तो फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस we shall connect all resistor in parallel। तो अगर पैरेलल में इनको कनेक्ट करेंगे देन R मिनिमम जो हो गया वो हमारा R बाई एन हो गया। अब मैक्सिमम डिवाइड बाई मिनिमम कर देते हैं, तो R मैक्स डिवाइड बाई R मिन, रेशियो निकालना है, तो वो हुआ एन आर अपॉन R बाई एन। तो R से R कैंसिल, R मैक्स डिवाइड बाई R मिन, ये निकल रहा है स्टूडेंट एन स्क्वायर। क्लियर? तो नोट कर लीजिए, सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, पैरेलल में। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो भाई 27.5 डिग्री सेल्सियस में जो रेजिस्टेंस है वो 2.1 ओम है। अगेन 100 डिग्री सेल्सियस में जो रेजिस्टेंस है वो 2.7 ओम है। यहां से देखिए भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, इट मींस अल्फा को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट हम लोगों ने अभी बात की थी कि भाई ये अल्फा होता क्या है, तो हमने कहा था 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर में चेंज है वो 100 माइनस 27.5 है, और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है जहां से टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो R 27.5 डिग्री सेल्सियस में, और जो टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है R 27.5, तो भाई R 100 मैक्सिमम है और कम है हमारा R 27.5 इन कंपेरिजन टू R 100। स्टूडेंट 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो R 100 माइनस R 27.5 डिवाइड बाई R 27.5 इंटू जो टेम्परेचर है 100 माइनस 27.5, 100 माइनस 27.5। क्लियर? यही हमारा अल्फा बन गया स्टूडेंट। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R 100 माइनस R 27, तो वैल्यू पुट करते हैं कि 2.7 माइनस 2.1 डिवाइड बाई R 27.5, 2.1 इंटू ये बना 72.5। क्लियर? अब स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है यहां पर 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। 1 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में
जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्लियर?